नमस्कार, मैं दुर्गेश नंदिनी कौशिक, आचार्य भागवती सरस्वती विद्या मंदिर। आज आपको भूगोल कक्षा 9 पाठ जनसंख्या के विषय में बताऊंगी। जनसंख्या के बारे में जानने से पहले हमें मानव और मानव संसाधन के महत्व के बारे में जानना जरूरी है। किसी क्षेत्र पर रहने वाले लोग ही उस देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। भूगोल या किसी भी अन्य विषय में आने वाले तत्वों का अध्ययन हम तभी करते हैं जब वह मानव को प्रभावित करते हैं। जंगलों में वर्षा होती है, हम उसको नहीं जानते हैं, लेकिन जब उस वर्षा से मानव का जीवन प्रभावित होता है, उसको जनधन की हानि होती है, तो हम उसको आपदा के रूप में परिभाषित करते हैं। इसी तरह से पृथ्वी पर प्रतिशत बहुत सारे भूकंप आते हैं, लेकिन हम उनको तभी देखते हैं, जानते हैं जब वह मानव को क्षति पहुंचाता है या मानव के पास वाले भूभागों में आता है। एक देश का आर्थिक विकास वहाँ के मानव ही तय करते हैं, क्योंकि वे उस देश के प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा ही उस देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हैं। इसी कड़ी में आज हम भारत की जनसंख्या के विषय में पढ़ेंगे। जनसंख्या का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों से होता है। एक निश्चित समय के बाद में, वो चाहे 1 वर्ष हो, 5 वर्ष हो या 10 वर्ष हो, हम उनकी संख्या की गणना करते हैं, जिसको हम जनगणना कहते हैं। पारिभाषिक तौर पर जनगणना वह गिनती है जब हम एक समय विशेष पर उस क्षेत्र के लोगों की गणना करते हैं। भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। प्रथम स्थान पर चीन आता है तथा उसके बाद में भारत का नंबर आता है। भारत की यदि हम जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है तथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या में सिक्किम राज्य आता है तथा केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 19 करोड़ है तथा दिल्ली में भी 1 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। वहीं न्यूनतम जनसंख्या में सिक्किम की जनसंख्या मात्र 6 लाख है और लक्षद्वीप में लगभग 60,000 लोग रहते हैं। अब हम भारत के राज्यों की स्थिति देखेंगे। इस मानचित्र में बहुत सारे रंगों से राज्य भरे हुए हैं। जो लाल रंग से राज्य हैं, ये वे राज्य हैं जहां जनघनत्व या जनसंख्या अधिक निवास करती है। यहाँ पर 700 या 1000 से अधिक लोग रहते हैं। जो पीले रंग से भाग हो रहे हैं, यहाँ का जनसंख्या घनत्व 500 या 750 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जो हल्के हरे रंग से यानी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र तथा आसाम हैं, इन राज्यों का जनघनत्व लगभग 200 से 250 के बीच में या 500 के लगभग है। वहीं ये जो ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, यहाँ पर 200 से भी कम लोग निवास करते हैं। ये बात आती है जनघनत्व की। विचार आता है या प्रश्न आता है, जनघनत्व क्या होता है? किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यदि हम उसके क्षेत्र से भाग दे दें, मान लीजिए एक कमरा है और वहाँ पर 5 लोग बैठे हैं, तो यदि हम उस कमरे के क्षेत्रफल से उन लोगों को भाग दे दें तो हमारे पास जनघनत्व आ जाता है। अब हम भारत की जनसंख्या और विश्व की जनसंख्या का एक आंकड़ा देखते हैं। भारत जनसंख्या की लगभग 17% आबादी को अपने अंदर समेटे हैं। वही क्षेत्रफल में यह केवल 2.4% भाग ही अपने अंदर रखे है। इसलिए भारत विश्व की सर्वाधिक घनी आबादी वाले हिस्सों में आता है। वहीं भारत की जनसंख्या भी बहुत विषम है। उत्तर प्रदेश में भारत की लगभग 16% आबादी, महाराष्ट्र तथा बिहार में लगभग 9% आबादी, पश्चिम बंगाल में 8% आबादी तथा आंध्र प्रदेश में 7% आबादी रहती है। अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों तथा राज्यों में भारत की शेष 50% के लगभग आबादी रहती है। अब बात करते हैं हम जनसंख्या से जुड़े हुए अन्य तत्वों की।
जनसंख्या के विषय में पढ़ते हुए हमें यह भी जानना होता है उस देश में जनसंख्या किस दर से बढ़ रही है या घट रही है, यानी जनसंख्या में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 तत्व होते हैं या 3 आयाम होते हैं: जन्म दर, मृत्यु दर तथा जनसंख्या प्रवास। सबसे पहले बात करते हैं जन्म दर की। जन्म दर किसी क्षेत्र में एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को कहते हैं। इसका एक सूत्र होता है, जन्म दर बराबर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बटे कुल जनसंख्या गुणा 1000। इसके द्वारा हम किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जन्म दर को निकालते हैं। मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या 6 करोड़ है, वहाँ एक साल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया, तो हम उन 1000 बच्चों को वहाँ की कुल जनसंख्या यानी 6 करोड़ से भाग देकर 1000 से गुणा कर देंगे और हमारे सामने जन्म दर आ जाती है। भारत की जन्म दर लगभग 24 है। वहीं दूसरा एक शब्द होता है मृत्यु दर। जन्म दर की तरह मृत्यु दर भी कुल जनसंख्या पर निकाला जाता है, लेकिन यहाँ जन्म लेने वाले बच्चे नहीं बल्कि उस वर्ष मरने वाले लोगों की संख्या से हम मृत्यु दर निकालते हैं। अर्थात मृत्यु दर बराबर मृत लोगों की संख्या बटे कुल जनसंख्या गुणा 1000। यानी वही हम उस देश का उदाहरण लें जो हमने जन्म दर में लिया था, तो जहां उस देश में जिसकी आबादी 6 करोड़ थी, वहाँ एक साल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया, तो वहाँ 112 लोग मरे। यानी पैदा होने वाले बच्चों की संख्या से मरने वाले लोगों की संख्या कम थी, तो हम 112 बटे 6 करोड़ गुणा 1000 के द्वारा उस देश की मृत्यु दर को निकाल लेते हैं। वर्तमान में भारत की मृत्यु दर लगभग 7 है। जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के द्वारा ही हम यह ज्ञात कर पाते हैं कि किसी देश की जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है। यदि जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है, तो जनसंख्या बढ़ती है। लेकिन विपरीत स्थिति है, मृत्यु दर अधिक है, जन्म दर कम है, तो जनसंख्या घटती है। भारत तथा अन्य एशियाई देशों में जन्म दर अधिक है लेकिन मृत्यु दर कम है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन विकसित देश जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस या जापान आदि देशों में जन्म दर धीरे धीरे घट रही है और मृत्यु दर लगभग अपने न्यूनतम स्तर पर है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या उत्तरोत्तर कम होती जा रही है। इसके अतिरिक्त एक शब्द आता है प्रवास। प्रवास का तात्पर्य होता है कहीं जाकर बसना। जब एक व्यक्ति अपने रोजगार, शिक्षा या अन्य किसी कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसता है तो हम उसको प्रवास कहते हैं। एक देश में यदि लोग देश की सीमाओं के ही अंदर आ जा रहे हैं तो उस देश की जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल वहाँ पर जो जनघनत्व है वो घटता बढ़ता रहता है। किंतु यदि वे लोग दूसरे देशों में जाकर बसते हैं तो उस देश की जनसंख्या कम हो जाती है तथा जिस देश में जाकर वह रहने लगते हैं उस देश की जनसंख्या बढ़ जाती है। प्रवास के 2 रूप होते हैं, आप्रवास तथा उत्प्रवास। आप्रवास में व्यक्ति कहीं से आकर बसता है और उत्प्रवास में व्यक्ति किसी स्थान पर जाकर बसता है।
भारत में दोनों तरह का, यानी देश के अंदर और देश के बाहर प्रवास होता है। देश के अंदर प्रवास गांव से शहरों में होता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों के अभिभावक भी आपकी शिक्षा के कारण या अपने रोजगार के कारण या स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण अपने गांव को छोड़कर शहरों में आकर रहे हैं, और आप ऐसे हजारों लोगों के बारे में सुनते हैं जो भारत छोड़कर विदेशों में जाकर रहते हैं। यदि व्यक्ति अपने देश को छोड़कर विदेश चला जाता है तो उससे हमारे देश की जनसंख्या कम हो जाती है, और इसके साथ साथ हमारे देश का कुशल संसाधन भी दूसरे देश में पहुंच जाता है। अब हम भारत की जनसंख्या की वृद्धि की बात करते हैं, जो अभी आपको मैंने जन्म दर और मृत्यु दर के माध्यम से बताया। जहां 1950 और 60 के दशक में भारत की जन्म दर के कारण वृद्धि दर 21.64% थी, वो 1960 और 71 के मध्य 24.8% हो गई। 1970 और 80 के दशक में यह कुछ घटकर 24.66 हुई, और 1980-81 में या 80-81 से लेकर 90 के बीच में यह 23.87 हुई। उसके बाद में जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार कमी होती गई, और 1990 से लेकर 2000 के बीच में यह वृद्धि दर 21.54% रही। वहीं 2011 की जनगणना में यह प्रतिशतता पहली बार 20% से कम लगभग 17.64% हुई। 2021 के बाद जो जनगणना होगी उसके द्वारा नई जनसंख्या के आंकड़े हमारे सामने आएंगे। अब हम इस जनसंख्या पर प्रभाव देखते हैं। 1901 में जहां भारत की जनसंख्या मात्र 23.8 करोड़ थी, तो 20 साल बाद 1921 में वह मात्र 25.1 करोड़ हुई। आज़ादी से पहले 1941 में यह जनसंख्या मात्र 31.8 करोड़ हुई, यानी 1901 से लेकर 1941 तक इस जनसंख्या में मात्र 8 करोड़ की वृद्धि हुई। 1961 में यह 44 करोड़ और 1981 में बढ़कर यह 68.3 करोड़ हो गई। इसके बाद में भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। 2001 में यह 102 करोड़ थी और 2011 की अंतिम जनगणना में यह 121 करोड़ थी। अब हम जनसंख्या से जुड़े हुए कुछ अन्य तत्वों को या अन्य तथ्यों के बारे में जानेंगे। जब हम किसी देश की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं और दूसरे देशों से तुलना करते हैं, तो हम उसका लिंगानुपात, साक्षरता दर, आयु संरचना के बारे में भी पता करते हैं या बात करते हैं। इन्हीं के द्वारा हम दो विभिन्न देशों की जनसंख्या के बारे में तुलना करके यह पता लगाते हैं कि वह देश विकसित है, अविकसित है, वहाँ का मानव संसाधन कैसा है। सबसे पहले बात करते हैं साक्षरता दर की। साक्षरता, आप सभी पढ़े लिखे हैं। हमारे देश में वह व्यक्ति या वह बालक जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है और वह किसी भी भाषा में अपना नाम लिख, पढ़ और समझ सकता है, वह व्यक्ति साक्षर कहलाता है। यहाँ पर किसी कक्षा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर केवल अक्षरों का प्रारंभिक ज्ञान है। जब हम उस देश के सभी साक्षर लोगों की संख्या को उस देश के कुल जनसंख्या से भाग देकर 100 से गुणा कर देते हैं, तो हमारे सामने साक्षरता दर आ जाती है। यानी साक्षरता दर बराबर कुल साक्षर लोग बटे कुल जनसंख्या गुणा 100। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की साक्षरता दर मात्र 8 या 15% थी।
पुरुषों में यह लगभग 15% थी और महिलाओं में बहुत कम थी। लेकिन सरकारी प्रयासों से भारत में साक्षरता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 73% थी। लेकिन ये आंकड़े सभी के लिए समान नहीं हैं। इसमें पुरुषों का 80% और महिलाओं का 64% भाग बताता है कि आज भी भारत में महिलाओं के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव होता है। आज भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहां पर बालिका को अपने परिवार के पालन पोषण के लिए या अपने भाई के स्थान पर शिक्षा के अवसर का चयन करने पर उस बालिका को या उस बच्ची को घर बिठा लिया जाता है। लेकिन फिर भी आगे भविष्य उन्नत है, क्योंकि भारत में साक्षरता दर लगातार बढ़ती जा रही है। साक्षरता के बाद में दूसरा नंबर आता है लिंगानुपात का। लिंग का अनुपात। लिंगानुपात जनसंख्या में 2 लिंग होते हैं, स्त्री और पुरुष। स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की तुलना में कितनी है, इसके आधार पर हम एक देश के लिंगानुपात के बारे में पता करते हैं। सूत्र रूप में लिंगानुपात बराबर कुल स्त्री बटे कुल पुरुष गुणा 1000, क्योंकि लिंगानुपात 1000 जनसंख्या पर निकाला जाता है। मान लीजिए जिस देश का उदाहरण मैंने आपको जन्म दर और मृत्यु दर में दिया, वहाँ उन 6 करोड़ लोगों में लगभग 3 करोड़ स्त्री और 3 करोड़ पुरुष थे। और यदि हम इसमें 1000 की गुणा कर दें तो यानी यहाँ लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1000 स्त्री ही आ जाएगा। भारत का लिंगानुपात वर्तमान में 943 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष है, लेकिन यह लिंगानुपात अलग अलग राज्यों में भिन्न है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर लगभग 1083 महिलाएं हैं। वहीं सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है, जहां 1000 पुरुषों पर लगभग 877 महिलाएं हैं। वहीं यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पुदुचेरी या पांडिचेरी का लिंगानुपात सर्वाधिक है, जहां 1000 पुरुषों पर लगभग 1064 महिलाएं हैं। वहीं सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, जहां 1000 पुरुषों पर लगभग 864 महिलाएं बैठती हैं। अब हम बात करते हैं किसी भी देश की आयु संरचना की, क्योंकि आयु संरचना के ही द्वारा हम एक देश के बारे में यह जान पाते हैं कि वहाँ के लोग प्रौढ़ हैं, वयस्क हैं या युवक हैं या बालक हैं। इस रेखा चित्र में आप देखिए, यह भारत की आयु संरचना को दर्शाता है। भारत में लगभग 58% लोग वयस्क नागरिकों में आते हैं। वयस्क नागरिक वे होते हैं जो 16 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के मध्य होते हैं। ये वे लोग हैं जो उत्पादन में या आर्थिक क्रियाओं में प्रत्यक्ष भागीदारी निभाते हैं तथा देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हैं। वहीं कुछ लोग इनके ऊपर निर्भर करते हैं, जिनमें बालक और वृद्ध आते हैं। बालक 15 वर्ष से कम और वृद्ध 60 साल से अधिक।
0 से लेकर 15 वर्ष की आयु वाले लोगों को हम बालक वर्ग में रखते हैं। 16 से 59 आयु या 60 आयु के लगभग की आयु के लोगों को हम वयस्कों में रखते हैं तथा उससे अधिक आयु के लोगों को हम वृद्ध में रखते हैं। भारत दुनिया का सबसे अधिक युवक या वयस्क देश है। यहाँ कुल आबादी का 58% भाग ऐसा है जो उत्पादन कार्य करने में सक्षम है। वहीं 34% के लगभग भारत में बालकों की संख्या है, जबकि वृद्धों की संख्या 6.9% यानी लगभग 7% है। यदि हम इसकी तुलना एक विकसित देश जापान से करें तो जापान को हम संसार के वृद्ध या बुजुर्ग देश के रूप में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह प्रतिशत 6 नहीं बल्कि 20 और 25% है। क्योंकि वहाँ पर जन्म दर कम होती जा रही है तो वहाँ पर वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या से जुड़ा हुआ अंतिम तत्व होता है व्यावसायिक संरचना। मानव आर्थिक क्रियाकलाप करता है, वह मजदूरी करता है, वह नौकरी करता है या अन्य कोई और व्यवसाय करता है। यह केवल वह अपना जीविकापार्जन के लिए करता है। किस क्षेत्र में या देश के कितने लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, कितने उद्योगों से जुड़े हुए हैं या कितने सेवा कार्यों से जुड़े हुए हैं, यह एक देश के आर्थिक स्थिति का या विकास का पैमाना है। सबसे पहले आता है प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि से जुड़ा हुआ है। कृषि, मत्स्य पालन, शिकार करना आदि प्रारंभिक क्रियाएं कहलाती हैं। उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आते हैं तथा सेवा कार्य यानी बैंकिंग, यातायात या अन्य सेवा कार्य तृतीय क्षेत्र में आता है। भारत में आज भी अधिकांश जनसंख्या लगभग 50% जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में लगी हुई है तथा द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र में लगभग 20 और 30% लोग लगे हुए हैं। ये वे लोग हैं जो वयस्क श्रेणी में आते हैं, यानी जिनकी आयु 16 वर्ष से लेकर 59 वर्ष है। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कुछ आंकड़े ये बताते हैं कि 2045 के बाद में भारत चीन को जनसंख्या में छोड़ देगा तथा भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए एक हानिकारक स्थिति हो सकती है, क्योंकि प्रकृति ने मानव को उसके भरण पोषण के लिए जो संसाधन दिए हैं वो सीमित हैं। एक देश अपने लोगों की जनसंख्या को तो घटा या बढ़ा सकता है, लेकिन अपने प्राकृतिक संसाधनों को अधिक नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए देश का आर्थिक विकास अच्छे से चलता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि देश की जनसंख्या को धीरे धीरे नियंत्रित किया जाए। इसके लिए 2000 में एक नई जनसंख्या नीति आई, जिसको हम जनसंख्या नीति 2000 के नाम से जानते हैं। इस नीति के द्वारा कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना तथा जो वयस्क हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराना है। वहीं भारत की मृत्यु दर जो एक निश्चित स्तर पर आ चुकी है, उसके अनुपात में जन्म दर को भी निर्धारित करना है, उसको नियंत्रित करना है, ताकि भारत में जो जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है वह धीरे धीरे नियंत्रित स्थिति में आ जाए, ताकि लोग देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकें, देश के संसाधनों के ऊपर बोझ न डालें। धन्यवाद।